गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अवलोकन की। अवलोकन में आपको अवलोकन के प्रकार के बारे में बता रही थी, जिसमें आज हम बात करेंगे अवलोकन के जो प्रकारों में है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययन की कमियों और सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लिंडमैन ने ही सहभागी अवलोकन के बारे में लिखा है। सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं और स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित थे, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ और भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टि या विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। यानी कि जो सहभागी अवलोकन जिस समूह का अध्ययन करना है, उस समूह की क्रियाओं में भाग लेकर के वो अध्ययन करता है, उसे हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। और सहभागी अवलोकन में जो मेन मकसद होता है, वो जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है, उस समूह के सदस्यों को यह नहीं पता होता कि उनका अवलोकन किया जा रहा है। वो एक अभिनयकर्ता के रूप में वहाँ पर रहता है। इसके परिभाषाओं के संदर्भ में श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता तथा भाग लेता है जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है। लुंडबर्ग ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है, उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। जॉन हार्वर्ड जेल और उसमें रहने वाले कैदियों का अध्ययन करने के लिए अनेक वर्षों तक जेल में कैदियों के साथ ही रहे। श्री मेलिनोस्की ने पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर रहने वाली हस्तवंदज जनजाति का अध्ययन उनके साथ रह करके ही किया। यानी कि जिस तरह से हार्वर्ड ने जेल में रहने वाले कैदियों का अध्ययन उनके साथ रह करके किया, मेलिनोस्की ने हस्तवंदज जनजाति का अध्ययन उनके साथ रह करके किया। फ्रेड लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन प्रविधि को ही अपनाया। पूर्ण सहभागी अवलोकन के संदर्भ में चूंकि अध्ययनकर्ता को अध्ययन समूह में अपने आप को पूर्णतः सहभागी बनाकर इस समूह की उन सभी क्रियाकलापों में यथासंभव उन्मुक्त रूप में भाग लेना होता है, तथापि ये भी आवश्यक होता है कि वे अपने उद्देश्य से विचलित न हो। उसका मतलब मकसद क्या है वो उसे ध्यान रखना आवश्यक होता है, और वो अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सजग रहे। लेकिन समाजशास्त्रियों का कहना है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय और मूल उद्देश्य स्पष्ट नहीं करना चाहिए। उसे चालाकी और सजगता से काम लेते हुए समूह की सभी क्रियाओं में भागीदारी निभानी चाहिए, और साथ अपने प्रति समूह के विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय समाजशास्त्रियों का कहना है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय और उद्देश्य अध्ययन समूह से
छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उनके मध्य अपना वास्तविक परिचय और उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा समूह के सदस्यों को उस पर संदेह हो सकता है। ऐसी स्थिति में समूह के सदस्यों का व्यवहार स्वाभाविक न होकर कृत्रिमतापूर्ण हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो अवलोकनकर्ता अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। नैतिकता की दृष्टि से भी यह उचित है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन समूह को स्पष्ट कर देना चाहिए। स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की व्यवहार कुशलता, वाक्पटुता, चतुरता और सजगता ही उसे समूह में अपनी दोहरी भूमिका निर्वाह करने में सहायक हो सकते हैं। सहभागी अवलोकन के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो इसके विभिन्न गुण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो है कि गहन और सूक्ष्म अध्ययन। गहन और सूक्ष्म अध्ययन, क्योंकि इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, समूह के जीवन में भाग लेता है और समूह के बारे में उस छोटी से छोटी बातों का भी गहराई से अध्ययन कर लेता है। इस विधि की गहनता व सूक्ष्मता को प्रकट करते हुए जोधा और कुक कहते हैं कि सक्रिय सहभागिता उन सूचना स्रोतों के द्वार खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। यानी कि ये एक ऐसी अध्ययन विधि है जिससे गहन अध्ययन और सूक्ष्म अध्ययन करने की पूरी संभावना रहती है। उसके अलावा स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाता है, उसकी उपस्थिति समूह के व्यवहार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती, अतः उसे समूह के वास्तविक व्यवहार को नजदीकी से देखने का अवसर मिलता है। उसके अलावा अधिक विश्वसनीयता, अवलोकनकर्ता संबंधित समूह में रहकर स्वयं अपने नेत्रों से घटनाओं को स्वाभाविक रूप और क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है, अतः संकलित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और भरोसे योग्य होती हैं। उसके अलावा संग्रहित सूचनाओं का परीक्षण संभव। अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत रूप से समूह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता रहता है। अगर उसे कहीं शंका होती है या दोबारा से वैसी परिस्थिति पैदा होती है तो उन सूचनाओं की वो जांच कर सकता है। उसके अलावा सरल अध्ययन, संबंधित समूह का सदस्य बन जाने के कारण से अवलोकनकर्ता घटनाओं और परिस्थितियों का सरलता से अवलोकन कर सकता है। यही कारण है कि अनेक मानवशास्त्री और शास्त्रियों ने छोटे समुदायों, जनजातियों, सांस्कृतिक समूहों के किसी पक्ष का अध्ययन करने के लिए इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। लेकिन जहाँ किसी चीज के कुछ गुण होते हैं वहाँ उसके कुछ दोष भी होते हैं। इसी तरह से सहभागी अवलोकन के भी कुछ दोष हैं। जैसे पहला दोष है, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। रेडिन और हरिस्कोविट्स ने इस विधि को पूर्णतः अव्यावहारिक कहा है। यह सत्य भी है, जैसे जनजातियों के साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाज, आदत, मनोवृत्तियों के अनुसार अवलोकनकर्ता का रहना संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार पागलों के अध्ययन के दौरान भी पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। MM बसु ने लिखा है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदायों के जीवन में कभी भी पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे और भी उदाहरण हैं, कैदियों या वेश्याओं का अध्ययन करने के लिए उनके बीच में रहना, उनकी मनोवृत्ति, आदतों आदि को अपने में विकसित करना कठिन है। तो ये सारी कठिनाइयाँ सहभागी अवलोकन के अंदर आती हैं, जहाँ पर पूर्ण सहभागिता संभव नहीं हो पाती। उसके अलावा व्यक्तिगत प्रभाव,
क्योंकि अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बनता है और समूह से वो इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी अवलोकनकर्ता के व्यवहार और स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहारों में भी परिवर्तन ला देता है। ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक और वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता। उसके अलावा साधारण तथ्य का छूट जाना, कभी कभी अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह के से सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य समझ करके छोड़ देता है, जबकि वो तथ्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके अलावा अत्यधिक खर्चीली अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह से सहभागिता प्राप्त करने और उनका विश्वास प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसमें जब समय लगता है तो धन भी व्यय ज़्यादा होता है। उसके अलावा वस्तुनिष्ठता का जो अभाव है वो भी इसमें देखने को मिलता है। अवलोकनकर्ता की समूह में अत्यधिक सहभागिता उसमें समूह के प्रति लगाव और आत्मीयता पैदा कर देती है। एक स्वाभाविक सी चीज़ है। परिणाम स्वरूप समूह के अवगुणों को छिपाकर और अच्छाइयों को वो चिन्हित करने लग जाता है, जिसमें कि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता में कमी आती है। उसके अलावा सीमित क्षेत्र का अध्ययन, इस प्रविधि से बड़े समुदाय के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ण सहभागिता सबके साथ होना या बड़े समूह में होना संभव नहीं होती। इसका प्रयोग जो है छोटे समुदाय में ही संभव होता है। उसके अलावा भूमिका सामंजस्य में कठिनाई, क्योंकि अवलोकनकर्ता की इसमें दोहरी भूमिका होती है। एक तो होती है वो अवलोकन का काम करना है, दूसरे उस समूह का सदस्य बनना है। तो दोनों भूमिकाओं का निर्वाह उचित तरीके से या निष्पक्ष तरीके से वो करने में उसे कठिनाई होती है और भूमिका संघर्ष वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मोजर लिखते हैं कि सहभागी अवलोकन व्यक्ति प्रधान क्रिया है, अतः इसकी सफलता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है असहभागी अवलोकन। सहभागी जैसा कि नाम से स्पष्ट था कि जहाँ जो अवलोकन करता है समूह की सभी क्रियाओं में भाग लेता है। असहभागी अवलोकन ठीक इसके विपरीत है। वह सामूहिक जीवन में स्वयं प्रवेश करने के बजाय उसके बाह्य पहलुओं का निरीक्षण करता है। इस प्रकार से निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन इस प्रकार की प्रविधि की विशेषता है। इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह के बीच उपस्थित रहते हुए भी उनकी क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं निभाता, बल्कि वो तटस्थ रह करके, अलग रह करके एक मूक दर्शक की तरह घटनाओं को देखता है, सुनता है, उनका आलेखन करता है। जैसे किसी महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में अतिथियों के साथ बैठकर घटनाओं का निरीक्षण करना। तथापि यह आवश्यक है कि असहभागी अवलोकन कर्ता को अपनी उपस्थिति से समूह के घटनाक्रम को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा असहभागी अवलोकन की जो विशेषताएं हैं या उसके गुण हम कह सकते हैं कि इसमें वस्तुपरकता रहती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में घुलता मिलता नहीं है, बल्कि एक मूक दर्शक रह कर के तथ्यों को संकलन करता है, तथ्यों का इकट्ठा करता है। इससे अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। उसके अलावा कम खर्चीली, क्योंकि सहभागी अवलोकन की तुलना में अपेक्षा करते इसमें समय और धन कम खर्च होता है और भूमिका सामंजस्य भी उसे मुक्ति मिल जाती है। उसके अलावा विश्वसनीयता, अवलोकनकर्ता अपरिचित के रूप में होता है और अध्ययन समूह के सदस्य बिना हिचकिचाए स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं, जिससे तथ्यों की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहती है। जहाँ इसके कुछ गुण हैं वहाँ कुछ इसके दोष भी हमें देखने को मिलते हैं कि जिस तरह से पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है, उसी तरह से पूर्ण असहभागिता भी संभव नहीं है कि पूर्ण असहभागिता के आधार पर ही हम तथ्यों को
इकट्ठा कर सके कि अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। दूसरा, यदि अध्ययन समूह के सदस्यों को अवलोकनकर्ता पर संदेह हो जाने की दशा में उसके व्यवहार में कृत्रिमता आ सकती है कि अगर ये लगता है ना कि हमें कोई देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया करने वाला है उसका व्यवहार चेंज हो सकता है। उसके अलावा अवलोकनकर्ता घटना को केवल अपने दृष्टिकोण से ही देखता है, जिसमें मौलिकता संदेहपूर्ण हो सकती है। उसके अलावा अचानक घटने वाली घटनाओं का अध्ययन इस प्रविधि के द्वारा संभव नहीं होता कि ये जरूरी नहीं है कि हर घटित होने वाली घटना के समय अध्ययनकर्ता वहाँ पर उपस्थित हो, और इस प्रविधि से गहन अध्ययन भी संभव नहीं है। तो इस तरह से ये असहभागी अवलोकन। अब हम अगर बात करते हैं कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर क्या है, तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम बता सकते हैं कि जैसे अध्ययन की प्रकृति के आधार पर कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन की गहराई तक पहुंच सकता है और वहाँ सूक्ष्म और गहन अध्ययन कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में समूह केवल बाहरी व्यवहार का ही अध्ययन कर सकता है। गोपनीय सूचनाएं इसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। उसके अलावा सहभागिता के स्तर पर भी अंतर है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में जा करके घुल मिल जाता है, उसके क्रियाकलापों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की स्थिति एक अपरिचित की रहती है और वह अध्ययन समूह में पृथक और तटस्थ रह करके अध्ययन करता है। उसके अलावा सूचनाओं की पुनर्परीक्षा। सहभागी अवलोकन में सहभागिता के कारण अवलोकनकर्ता प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता की जांच कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता कभी कभी या घटनाओं की सूचना मिलने पर ही अध्ययन समूह में जाता है, अतः अवलोकित घटनाओं की पुनर्परीक्षा संभव नहीं हो पाती। उसके अलावा सामूहिक व्यवहार की प्रकृति। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता क्योंकि समुदाय में घुल मिल जाता है, घटनाओं का अवलोकन उनके सरल और स्वाभाविक रूप में करता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक अपरिचित के रूप में होने के कारण लोग उसे शंका और संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जिससे समूह का स्वाभाविक व्यवहार जो है वो सामने नहीं आ पाता। उसके अलावा समय और धन। सहभागी अवलोकन में समय और धन दोनों ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि लंबे अवलोकनकर्ता जो है लंबे समय तक समूह में उसे रहना पड़ता है। इसकी तुलना में जो असहभागी अवलोकन है उसमें समय और धन तुलनात्मक रूप से कम खर्च होता है। इसके बाद बात आती है अर्ध सहभागी अवलोकन की। पूर्ण सहभागिता और पूर्ण असहभागिता दोनों ही स्थितियां व्यावहारिक दृष्टि से असंभव होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गुडे और हॉट ने मध्यम मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया, अर्थात अर्ध सहभागी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कुछ क्रियाओं में भाग लेना और कुछ में तटस्थ होकर के अध्ययन करना। इस प्रकार अर्ध सहभागी जो अवलोकन है वो सहभागी और असहभागी दोनों का एक समन्वय है। इसमें अवलोकनकर्ता परिस्थिति, आवश्यकता और घटनाओं की प्रकृति के अनुसार कभी अध्ययन समूह में सहभागिता निभाते हुए सूचनाएं एकत्रित करता है और कभी उससे पूर्णतया पृथक रह करके एक मूक दर्शक के रूप में सूचनाओं को एकत्रित करता है। विलियम व्हाइट का मानना है कि हमारे समाज की जटिलता को देखते हुए पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। अतः अर्ध सहभागिता अधिक संभव होने के साथ ही उपयुक्त भी प्रतीत होती है। इसके अलावा सामूहिक अवलोकन जो है कि
इसमें अध्ययन की जाने वाली घटनाओं के विभिन्न पक्षों का एक से अधिक विषय विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन किया जाता है, यानी कि एक घटना का अलग अलग लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो स्पष्ट है कि सामूहिक अवलोकन में अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। इन सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य को बांट दिया जाता है और उनके कार्य का समन्वय एक केंद्रीय संगठन द्वारा किया जाता है। सामूहिक अवलोकन का प्रयोग 1984 में इंग्लैंड में वहां के निवासियों के जीवन, स्वभाव और विचारों के अध्ययन के लिए किया गया था। 1944 में जमैका में स्थानीय दशाओं का अध्ययन के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया गया था। यह प्रविधि खर्चीली होने के साथ साथ कुशल प्रशासन भी चाहती है। इसी वजह से इस विधि का प्रयोग व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसके जो गुण हैं, अगर हम इसके गुणों की बात करते हैं तो यह अध्ययन की सहकारी एवं अंतर अनुशासकीय विधि है। इसमें अध्ययन विश्वसनीय और निष्पक्ष होता है। तीसरे, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं होती। इसके अलावा नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधियों का ये मिश्रण होता है। इसमें व्यापक क्षेत्र का अध्ययन संभव है और गहन अध्ययन और जो है पुनः परीक्षण भी इसमें संभव है। उसके अलावा सामूहिक अवलोकन के कुछ दोष भी हैं कि एक से अधिक अवलोकनकर्ताओं को जुटा पाना कठिन होता है। दूसरे, विभिन्न अवलोकनकर्ताओं के कार्यों में परस्पर समन्वय और संतुलन बनाया जाना आसान नहीं है। उसके अलावा वांछित मात्रा में समय, धन और परिश्रम की व्यवस्था कर पाना भी आसान नहीं है। इस विधि का प्रयोग प्राय सरकारी संगठनों के द्वारा ही अधिक संभव है। ये थे अवलोकन के प्रकार। इसी के साथ ये पूरे होते हैं। धन्यवाद।